अच्छा, अब देखते हैं इंडक्टर को हम यदि सर्किट्स में यूज़ करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ एक सिंपल सा सर्किट अपन ने ले रखा है। ये जो है ये बैटरी जिसका ईएमएफ जो है ई है, एक रजिस्टर है रेजिस्टेंस आर, और एक इंडक्टर अपन यूज़ कर रहे हैं जिसका इंडक्टेंस जो है वो एल है। ठीक है, तो इस स्विच को यदि हम क्लोज करते हैं तो क्या होगा, इसमें करंट जनरेट होगा। ठीक है, और करंट पास करेगा इस सर्किट के थ्रू। तो अब ये करंट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, और इंडक्टर के थ्रू ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा तो इंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंडक्टर के थ्रू पास करेगा वो भी बढ़ेगा। तो इंडक्टर जो है वो इस चेंज को अपोज करेगा। ये तो अपने को मालूम है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इंडक्टर जो है वो अपने थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके चेंज को अपोज करता है। तो चेंज को अपोज करेगा, किस तरह से अपोज करेगा, इस करंट को अपोज करके, है ना। तो करंट को इंडक्टर कोशिश करेगा कि नहीं बढ़े। ठीक है, तो ये करने के लिए इंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। ई एल यदि हम बोलें, है ना, इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। और इस डायरेक्शन में इंड्यूस होने का क्या मतलब निकला, यदि यहाँ पे हम एक बैटरी लगाते हैं तो इस बैटरी का ओरिएंटेशन जो है वो ये होगा, है ना, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, इस करंट लूप में किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। ये पॉइंट ए हो गया और यहाँ से शुरू करते हैं। तो क्या हो गया, वी ए पोटेंशियल इंक्रीज किया ई, फिर पोटेंशियल फॉल किया माइनस आई आर। अच्छा, और यहाँ पे इसको हम एक बैटरी के रूप में ले सकते हैं, है ना। तो माइनस ई एल इज इक्वल टू वी ए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ई माइनस आई आर माइनस ई एल। अच्छा, अब इंडक्टर जो है वो करंट का चेंज जो अपोज कर रहा है उसको तो अपन ने माइनस लगा करके अपन ने अकाउंट कर ही लिया। तो अब केवल मैग्नीट्यूड लिखना है ना, ई एल का मैग्नीट्यूड लिखना है। तो ई एल का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसको रीअरेंज करके अपन लिख दें तो क्या आ जाएगा, डी आई अपॉन ई माइनस आई आर इज इक्वल टू डी टी अपॉन एल। ठीक है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं। शुरू में करंट 0 था, वहां से लेकर किसी एक जनरल करंट आई तक, और टाइम जो है 0 से t तक। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस 1 बाय आर एल एन ई माइनस आई आर 0 टू आई, और ये इज इक्वल टू टी बाई एल। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एल एन ई माइनस आई आर अपॉन ई इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन एल बाई आर। ठीक है, तो एंटी लॉग ले लें, इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन एल बाई आर। तो आई कितना हो गया, ई बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन एल बाई आर। ठीक है, अब ये एल बाई आर जो है इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं और टाउ से डिनोट करते हैं, है ना, इस सिंबल से। ये हो गया हमारा टाइम कांस्टेंट एल बाई आर। तो आई का क्या रिलेशन आ गया अपने पास में, ई बाई आर 1 माइनस ई अपॉन ई रेज़ टू पावर टी बाई टाउ। ठीक है, तो करंट के इंक्रीज होने का ये एक जनरल रिलेशन आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं जरा एक बार और उसको डिस्कस करेंगे। तो ये करंट का जो वेरिएशन हो रहा है उसका यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना, आई वर्सेस टी का, तो ये ग्राफ जो है वो इस टाइप का दिखता है ना, टेपर हो रहा है किसी एक जगह पे, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, टी इसमें इन्फिनिटी को यदि टेंड करेगा, टी यदि इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आई जो है वो कितना हो जाएगा, ई बाई आर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई जो है वो ई बाई आर हो जाएगी, तो जिसको हम आई नॉट बोल सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब ये कितनी तेजी से ये राइज कर रहा है ये डिसाइड करता है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या है? L/R। ठीक है। यदि सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ती है ना, हम यदि पहले सपोज हमने 1 हेनरी का इंडक्टर लगाया और उसके बाद में सपोज 10 हेनरी का इंडक्टर लगाया, है ना, इंडक्टेंस यदि बढ़ी तो इसका क्या मतलब निकला? टाइम कांस्टेंट बढ़ गया। इंडक्टर बढ़ेगा, इसका क्या मतलब निकला? भाई इंडक्टर बढ़ गया, इसका मतलब जो ज़्यादा पावरफुल इंडक्टर होगा वो करंट के राइज को और ज़्यादा पावरफुली रोकेगा। इसका मतलब करंट का राइज जो है वो और स्लो हो जाएगा, है कि नहीं? यदि कंडक्टर ज़्यादा बड़ा है तो वो करंट को और स्लोली राइज करने देगा। ठीक है। तो यदि सपोज यहाँ पे हम 2 ग्राफ बना देते हैं, एक ये ग्राफ बना देते हैं, ठीक है, फाइनल वही जा रहा है E/RE, केवल इंडक्टर हम चेंज कर रहे हैं। और सपोज एक और ग्राफ बना देते हैं, ये वाला, है कि नहीं? और इसमें यदि हम बोलें, इसमें इंडक्टर L3 हमने यूज किया, इसमें L2 और इसमें L1। तो L3 वाले में करंट जो है वो सबसे स्लोली राइज कर रहा है, दिख रहा है? तो इस केस में हम कह सकते हैं L3 जो है वो L2 से बड़ा है और L2 जो है वो L1 से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि आप इसको देखेंगे तो टाइम कांस्टेंट तीसरे वाले केस में टाइम कांस्टेंट 2 से बड़ा है और टाइम कांस्टेंट 1 से बड़ा है। ठीक है, उसको आप डाल के देखिएगा तो यही उसमें रिजल्ट आता है। अच्छा, दूसरा इसमें देखते हैं कि जो रेजिस्टर और जो इंडक्टर जो था उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, उसको देखते हैं एक बार। तो अब ये दोनों ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ER मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, ये कितना हो जाएगा? IR के बराबर। तो ये हो गया E1 माइनस e⁻t/τ। ठीक है, तो ये तो बेसिकली करंट के राइज को फॉलो कर रहा है। करंट के राइज का जो शेप होगा वही इसका शेप होगा। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से बना सकते हैं और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? बैटरी का जो EMF है उसके बराबर हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? L di/dt। ठीक है, तो अभी केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? L इंटू E/R और 1/τ e⁻t/τ। ठीक है, तो ये कितना हो गया? e⁻t/τ। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकला कि इंड्यूस्ड EMF जो इंडक्टर के अक्रॉस था शुरू में वो EL था और इंड्यूस्ड EMF जो है वो घट करके धीरे धीरे जो है वो 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे t = 0 हम डालते हैं तो EL कितना आ जाता है? E के बराबर आ जाता है। ठीक, तो इससे इंडक्टर जो है वो एट t = 0 और एट t = इन्फिनिटी कैसे बिहेव करता है उसका आइडिया लग जाता है अपने को। ठीक है, एट t = 0 ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। आप देख रहे हैं, एट t = 0 इंडक्टर जो है वो ओपन सर्किट के रूप में बिहेव कर रहा है। मतलब जैसे इसका इक्विवेलेंट सर्किट बिल्कुल एट t = 0 यदि हम बनाएं तो t = 0 पे इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड EMF जो बैटरी को अपोज कर रहा है वो पूरे बैटरी के EMF के बराबर है। ठीक है, तो करंट जाने नहीं दे रहा बेसिकली। फिर धीरे धीरे करंट बढ़ता है और t = इन्फिनिटी पे इंडक्टर जो है वो एक प्लेन वायर की तरह काम करता है। ठीक है, तो t = इन्फिनिटी पे इंडक्टर कैसा काम करेगा? बेसिकली स्विच को हम बंद कर दें तो उस टाइप से काम करेगा। अच्छा, आप इसको रिकॉल करें कि जब अपन ने कैपेसिटेंस जब पढ़ा था तो कैपेसिटेंस के केस में क्या होता था? t = 0 पे कैपेसिटेंस जो है वो
शॉर्ट सर्किट के रूप में वर्क करता था और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर जो है वो करंट को बिल्कुल कंप्लीटली रोक देता था, क्योंकि उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता था। ठीक है, तो उसका बिल्कुल रिवर्स है। ठीक है, वहां पे t इज इक्वल टू 0 पे जो है वो फुल करंट रन कर सकता था, बिल्कुल शॉर्ट की तरह ही मतलब बिहेव करता था कैपेसिटर, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ओपन सर्किट, t इज इक्वल टू 0 पे क्लोज सर्किट, ये कैपेसिटर का था। और यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे जो है वो ओपन सर्किट की तरह यूज हो रहा है, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे सिंपल वायर। ठीक है।